चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हमने जो विद्रतीय अध्याय जो था, जहां तक हमने इसको किया था, कल अंतर विद्रतियों के बारे में हमने कल पढ़ा था। और मैंने आपको बोला था कि भाई अंतर विद्रतियों के स्थान चरक ने 9 मान रखे हैं, सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने 10 मान रखे हैं। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा मान रखा है सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने, वो है गुद। आइए जरा इनके लक्षण जरा पढ़ते हैं। तेषां लिंगानि जानीयाद बाह्य विधृति लक्षणे आम पक्वेषणीयाश्च पक्व पक्वम विनिर्दिशेत। कि बोला इसके जो आम पक्वेषणीय है 17th चैप्टर जो सूत्र स्थान का है, जहां पे हमने पढ़ रखे हैं आम विधृति के लक्षण, वो सारे शोभ के लक्षण उन सारे लक्षणों के समान होते हैं। लेकिन कुछ जो आंतर विधृतियां हैं, इनके स्पेसिफिक कुछ लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, वो हमें याद रखने हैं, और वहां से क्वेश्चन उठता भी है। ठीक है। जैसे गुदे बात निरोधस्तु। गुद में क्या है लक्षण? बात निरोधस्तु। तो भाई गुदा में कोई विद्रति हो जाए तो अपान वायु बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर बस्तव कृच्छ अल्प मूत्रता। दूसरा नंबर पे आता है वस्ती का। ठीक है, कृच्छ अल्प मूत्रता। तीसरा नाभि। नाभि में क्या है? हिक्का भाई। और तथा टोपा कुक्षौ। कुक्षी में क्या है? मारुत कोपनम। मारुत गोपनम कहाँ पे है? कुक्षी में। फिर आइए कटी पृष्ठ ग्रहो बंक्षणो उत्था। इसको हाईलाइट कर लेंगे कि भी कटी पृष्ठ ग्रह किसमें है? भाई बंक्षणस्थ में। ब्रिक में क्या है? पार्श्व संकोच। ब्रिकऊ पार्श्व संकोच। प्लीहा उच्छ्वास अवरोध। और सर्वांग ग्रह प्रग्रह तीव्रो हृदय शूलम। ठीक है, कि भाई हृदय में क्या होगा? सर्वांग प्रतिग्रह तीव्रो। यकृत में श्वासो तृष्णा च पिपासा। श्वासो तृष्णा और पिपासा क्लोमजे आदि का। क्लोमज में क्या होगा? पिपासा अधिक होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये 10 विद्रतियों के स्थान कन्फर्म होते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको याद कैसे रखना है। देखो, एक साइड हम विद्रतियों के स्थान लिखेंगे, जैसे सबसे पहले हृदय, फिर उसके बाद नाभि, फिर उसके बाद बस्ती, फिर गुदा, फिर वृक्क, फिर वंक्षण, फिर इसके बाद क्लोम, कुक्षी, यकृत और प्लीहा। यकृत और प्लीहा। ठीक है। ये तो विद्रतियों के स्थान हो गए। चरक ने इनकी क्या क्या जगह बताई है? चरक ने हृदय का, सॉरी, क्या लक्षण बताया है? तो चरक ने बताया है हृदय का हृद घटन। हृद घटन प्लस इसके तमक प्रमोह काश श्वास। हृदय घटन तमक प्रमोह का श्वास। नाभि का क्या लक्षण बताया है उन्होंने? हिक्का। नाभि का हिक्का। बस्ती का, बस्ती में इन्होंने दोनों चीजों की बता रखी है। इन्होंने बोल रखा था अकेला चरक, सुश्रुत ने बोला कि भाई कृच्छ अल्प मूत्रता होगा, लेकिन इन्होंने साथ में स्टूल का भी बोल दिया। तो कृच्छ पूती, कृच्छ पूती, मूत्र, और वर्च। वर्च बोलते हैं स्टूल को। फिर आइए अगला, गुद। गुद माना नहीं इन्होंने। फिर आता है ब्रिक। ब्री फॉर प्री। प्री फॉर मतलब पृष्ठ कटी ग्रह। क्लियर है? ब्रिक का क्या है? पृष्ठ कटी ग्रह। ठ मतलब ये ठ है। ठीक है, पृष्ठ कटी ग्रह। ब्री फॉर प्री।
फिर बंक्षण का क्या आता है, बंक्षण इनग्वाइनल रीजन है तो सक्थी साध। फिर अगला आता है क्लोम, क्लोम में क्या होगा, पिपासा मुखशोष गलग्रह, मतलब पानी के साथ लेना वास्ता है जो भी है क्लोम का। फिर आता है कुक्षी, कुक्षी जो है इनकी, वो जो ऐसा में कॉलिसिस्टाइटिस का पेशेंट जो है उसको पेन दिखता है कहाँ पे, कुक्षी पार्श्व अंतरांश शूल, ठीक है, कुक्षी पार्श्व, और पीछे पीठ में निकलती है ना अंतर अंश शूल। यकृत में अकेला श्वास, जब भी आपने लीवर एब्सेसिस पढ़ी होंगे हमें पता है डायफ्राम ऊपर चढ़ा चल जाता है तो हमें वहां पे देखने को मिलता है श्वास, ठीक है। फिर प्लीहा में उच्छ्वास अवरोध, उच्छ्वास मतलब इंस्पिरेशन, उसको अवरोध कर देगा क्योंकि नीचे को डायफ्राम जैसे ही आएगा तो वो इन्फ्लेम्ड स्प्लीन के साथ जब भी टच होता है तो उच्छ्वास अवरोध हमें देखने को लक्षण मिलता है, तो उच्छ्वास अवरोध। क्लियर है, ये तो हो गए चरक के। अब सुश्रुत ने क्या किया, देखो सुश्रुत ने इसका लक्षण, हृदय का लक्षण क्या बताया, सर्वांग प्रग्रह, सर्वांग प्रग्रह तीव्रो, प्रग्रह तीव्रो, और साथ में इसके दारुण शूल। क्लियर है, दारुण शूल, इकट्ठा ही कर लेते हैं हम इन्हें। फिर आता है नाभि, नाभि में इसने सिर्फ हिक्का बताया था, इन्होंने हिक्का प्लस इसके अटोप भी बता दिए एक्स्ट्रा, ठीक है। बस्ती में, बस्ती में इन्होंने क्या बोल रहा था, कृच पुति मूत्र वर्च, लेकिन मतलब चरक ने, लेकिन इन्होंने क्या बोला, कृच्छ अल्प मूत्रता। फिर आइए अगला, भाई गुदा, गुदा का इनका एक ही लक्षण है, बात निरोधस्तु, अपान वायु रुक गई। अब ब्रिक, देखो हमने इसमें पढ़ा था ब्रिक पृष्ठ, ब्रीफ और प्री, ये चरक ने माना है ब्रिक का पृष्ठ कटिग्रह है, लेकिन ब्रिक का इन्होंने क्या बोला है, पार्श्व संकोच, पार्श्व संकोच। फिर बंक्षण का, इसका इन्होंने बताया कटी पृष्ठ ग्रह, कटी पृष्ठ ग्रह, पृष्ठ कटी ग्रह नहीं बोला, ठीक है। तो इन्होंने ये इंटरचेंज कर दिए। क्लियर है कि जो ब्रिक का लक्षण था वो इन्होंने बंक्षण का लक्षण बता रखा है। फिर आता है क्लोम, क्लोम का क्या है, पिपासा मुक्षोभ इन्होंने बता रखा है, इन्होंने क्या बोला अकेला, पिपासा आधिक्य तृष्णाधिक्य, या क्या लिखा था वो, पिपासा अधिक्य था ना, हाँ पिपासा अधिका, पिपासा अधिका, मतलब पिपासा ज्यादा बढ़ गई, अकेला यही। कुक्षी का इन्होंने बोला है कि भाई सुश्रुत चरक जो बोलते हैं वो कॉलिसिस्टाइटिस वाला बोलते हैं कि कुक्षी पार्श्व अंतर अंशशूल, अंतर अंशशूल मतलब दो स्कैपुलर ब्लेड के बीच में पेन हो रहा है, लेकिन जो हमारे सुश्रुत हैं वो क्या बोलते हैं, अकेला मारुत कोपनम। अब बंदे कंफ्यूज होते हैं, बात निरोधस्तु किसका है, इन दोनों के लिए, ये और ये, ठीक है। आइए जरा आप अगला, यकृत, यकृत का श्वास और तृष्णा, श्वास के साथ इन्होंने क्या और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तृष्णा, और भाई प्लीहा का सेम बता रखा है, उच्छ्वास अवरोध, श्वास अवरोध। क्लियर है, हमें पहले तो याद रखना है चरक वाले, चरक वाले कैसे याद होंगे, देखो चरक वाले सिंपल से हैं, हृदय में क्या बता रखा है कि का श्वास लक्षण मिलेगा हमें देखने को, हृदय गठन,
पेरिकार्डाइटिस जो होती है हमारी, लमसम यही लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरा नंबर है नाभि पे हिक्का, नाभि पे हिक्का है। फिर बस्ती पे कृच्छ पूती, मूत्र भी है और वर्च भी है, वर्च बोलते हैं स्टूल को। फिर आपका गुद का कोई लक्षण नहीं बता रखा, ब्रिक का, ब्रीफ और प्री चरक का है सिंपल सा, ठीक है, पृष्ठ कटिग्रह। फिर आता वंक्षण का शक्ति साध, फिर क्लोम का पिपासा मुख शोष और गलग्रह, कुक्षी का कुक्षी पार्श्व अंतर अंश शूल। फिर यकृत का श्वास, और यकृत में देखो, कुक्षी में कोलिसिस्टाइटिस वाला लक्षण है, यकृत में किसका लक्षण है कि भाई श्वास नहीं आएगा पेशेंट को, ठीक है, लंबे लंबे सांस, जल्दी जल्दी सांस लेगा। और भाई उच्छ्वास अवरोध, भाई इंस्पिरेशन जो है, इंस्पिरेटरी कैच जिसको बोलते हैं, वो किसमें देखने को मिलेगा, प्लीहा में, क्योंकि प्लीहा नीचे बैठी है। जैसे उसके पास डायफ्राम आएगा, इन्फ्लेम्ड है प्लीहा, तो वो एकदम से रोक लेगा सांस, ठीक है, तो उच्छ्वास अवरोध। अब प्लीहा का लक्षण सेम बता रखा है, यकृत का अगर श्वास है तो उन्होंने श्वास के साथ क्या बता दिया, तृष्णा। फिर भाई कुक्षी का मारुत कोपनम है, और बात निरोधस्तु किसका है, सुश्रुत का, बात निरोधस्तु है, सुश्रुत ने बता रखा, जो है हमारा गुदा का। फिर अच्छा, हृदय प्रदेश में क्या है, सर्वांग प्रतिक्रिया है, बोला कि सारे शरीर जो है रुक सकते हैं भाई, तीव्र दारुण शूल भी होगी वहां पे। नाभि में हिक्का तो है ही है, साथ में इसके अटोप, भाई बस्ती में अगर विद्रदी हो गई है तो कृच्छ अल्प मूत्रता, ये सुश्रुत बोल रहे हैं। गुदा का बात निरोधस्तु, है ना। फिर भाई ब्रिक का पृष्ठ, ब्रीफ और प्री चरक ने बोला है, और इन्होंने पार्श्व संकोच कि भाई बंदा उस साइड को इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उन्होंने कटी पृष्ठग्रह जो है वंक्षण का मान रखा है सुश्रुत जी ने, सिर्फ यही एक अलग है, और क्लोम का पिपासादित्य। जब बारी आती है अष्टांग हृदय की, ठीक है, अष्टांग हृदय बाकी सेम एज चरक, ठीक है, गुदा बात निरोधस्तु, बाकी सारे के सारे लक्षण किसके समान लगेंगे बेटा, बाकी सारे के सारे नौ के नौ विकृतियां जो है वो चरक के समान बता रखी हैं, बस गुदा का बात निरोधस्तु बोल के उन्होंने खत्म की है कहानी, ठीक है। बाकी सारे लक्षण चरक के साथ मेल खाते हैं। फिर आइए आगे श्लोक में चलते हैं अब। तो आमो वा यदि वा पक्वो महान वा यदि वे इतरा सर्वो मर्म उत्थिताश्च विदृति कष्ट साध कष्ट उच्चते, गोला करना है इसको। देखो कि भाई मर्म स्थान से उत्पन्न विदृति, हमें लगेगा कि ये असाध्य होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम अगले चैप्टर में, आज अगला चैप्टर भी आ जाएगा, हम पढ़ेंगे वहां पे विसर्प का भी। तो विसर्प में भी यही लिख रखा है कि मर्म स्थान में उत्पन्न विसर्प जो है वो कृच्छ साध्य है, मर्म स्थान में उत्पन्न विदृति कैसी है, कृच्छ साध्य है। यूजुअली मर्म स्थान पे कोई भी चीज पैदा होती है वो असाध्य है, इसको मैं इसलिए मार्क करा रहा हूं क्योंकि ये आपको स्पेशली याद रखना है कि यहाँ पे कृच्छ साध्यता बोल रखी है, ठीक है। फिर आइए आगे, फिर जो हमारी विदर्दियां हैं किस कहाँ की तरफ को फटती हैं, और उनका क्या रिजल्ट है। देखो, नाभेर ऊपरी जा, कि नाभि से ऊपर जो है, पकवा जानती ऊर्ध्वम इतर इतरे तू आधा, कि भाई नाभि से ऊपर जो बड़ी विदर्दियां हैं ये पक के भाई कहाँ की ओर पस निकलती है इनकी, ऊर्ध्व जत्रु का तो पस निकलेगी, मतलब मुंह से निकलेगी, नाक से निकलेगी, है ना। तो नाभि ऊपर जी पकवा, इसका ऊपर की तरफ उल्टियां होगी, और नाभि के आधा वाली भाई गुदा गुदा से स्राव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि भाई जो नीचे की ओर श्रुत होने वाली विदृतियों में मनुष्य ठीक हो जाता है, किंतु जो मुख से निकलती हैं विदृतियां ये जीवित नहीं रहता, इसको गोला कर लेना, ठीक है। तो हमें एक पता चला कि नाभि के ऊपर की विदृतियां हैं वो भाई उल्टियों से निकलती हैं बाहर, है ना, और जो नाभि की अदा की है वो स्टूल से या यूरिन से बाहर निकलेंगी, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जो अधो वाली विद्या केवल हृदय नाभि बस्ती को छोड़ के, ठीक है, वर्ज्य मतलब इनको छोड़ के, ये तेषु भिन्नेषु बाह्यता, जो बोला कि विदृतियां बाहर
फटती हैं स्किन के ऊपर। जीवेत कदाचित पुरुषो, कि भाई इसमें बंदा कई बार जीवित रह जाता है, कि भाई अगर किसी को हृदय बस्ती और नाभि को छोड़ के बाकी सारी जगहों पे विकृतियां जो हैं, वो एब्डोमिनल विकृतियां जो हैं वो स्किन पे ऊपर आके ड्रेन की, तो वही उससे कई बार बंदा जो है वो बच भी जाता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे साध्य साध्यता का कुछ क्रम आया, है ना। वो हमने क्रम क्या क्या देखा दोस्तों। पहला, नाभि के ऊपर की विकृति जो है वो ऊर्ध्व मार्ग से निकलेगी, नाभि के आधा की गुदा मार्ग से निकलेगी। फिर हृदय नाभ भाई अधो वाली जो है भाई ठीक हो जाती है, लेकिन ऊर्ध्व वाली भाई ना जीवती। फिर हृदय नाभि बस्ती वाली, इनको छोड़ के, हृदय नाभि बस्ती को छोड़ के बाकी जो भी विकृतियां बाह्य स्किन के ऊपर आके फट जाती हैं, उसमें आदमी कई बार बच भी जाता है। अब अगली आती है रक्तज विकृति। रक्तज विकृति के लिए इसको मक्कल संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। रक्त विकृति हुई किसको, स्त्रियों को होती है। किस कौन सी स्त्री जिसने अभी जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है जिसकी, या जिसका मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, उसने जो है पित्तजहार ऐसे खा लिए जिसकी वजह से उसका रक्त दूषित होकर रक्त विकृति बन गई। ठीक है। इसी को मक्कल भी बोला जाता है। और भाई अगर ये 7 दिनों में शांत भाई शांत ना हो, तो ये फिर किस कैसे होती है, ये पक जाती है, इसमें पस पड़ जाती है। ठीक है। इसको सारे का सारा यहीं लिखा है। और लिया। अब इसको हाईलाइट करना, सिम्टम क्या है। दाह ज्वर करो घोरो, कि भाई क्या होगा। भाई दाह और ज्वर के साथ घोरो जायते रक्त विद्रति, घोर रक्त विद्रति पैदा होती है। अपि सम्यक प्रजाता नाम, कि भाई जो सम्यक प्रजाता है, ठीक है, अगर आश्रिक कायाद निसृता, कि उसका जो रक्त है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकला, तो वह रक्त क्या होता है, कुक्षी में जाकर मक्कल रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है। रक्तजम विदृदिम कुर्यात कुक्षो मक्कल संगीतम, इसको मक्कल संगीता बोला जाता है। और अगर ये कितने दिनों में, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, सप्ताहो न उपशांत्यश्च एतत् असो संप्रपच्यते, ये पाक हो जाता है कितने दिनों के पश्चात। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद भाई मक्कल जो है रक्त विकृति जो है वो पाक को प्राप्त होती है, 7 दिनों के बाद। ठीक है। कितने दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद। ठीक है। आइए जरा अब आगे, अब इसके अंतर अनंतर विदृति और गुलम में डिफरेंस। क्वेश्चन में पूछा जाता है विदृति और गुलम में डिफरेंस किसने बताया सबसे पहले। भाई हमारे पास जो है सुश्रुत ने बता रखा है गुलम और विदृति में सबसे पहले डिफरेंस। आइए जरा पहला देखते हैं। विशेषमत बक्ष्यामि स्पष्टम विदृति गुल्मो तुल्य दोष मुत्थान विदृतिया गुल्म कस्य, कि वे तुल्य दोष होता है, तो हमें इसका पता कैसे चले। पहला जो है ना पच्यते गुल्मो, दूसरा पॉइंट है। ठीक है। विदृति सनिबंधनम, विदृति क्या है भाई, इसका अपने दूष्य है। हमने पढ़ा है ना, रक्त मांस मेद और अस्थि समाश्रिता। फिर आइए गुलम आकारा स्वयं दोषा विदृति मांस शोणिते। ठीक है। कि भाई गुलम में जो बातादि दोष हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग स्वरूप होगा, लेकिन विदृति में मांस और रक्त से बनती है, तो गुलम में दोष हैं और इसमें मांस और रक्त से बनती है, ये विदृति है। ये तीसरा डिफरेंस। ठीक है। अब चौथा आता है विवर अनुचरो, विवर मतलब खाली जगह पे, विवर मतलब एलिमेंट्री ट्रैक। ठीक है। विवर अनुचरो ग्रंथिरपसु बुदबुद को यथा, कि भाई यहाँ पे ग्रंथि होती है जैसे बुदबुद हो, एवं प्रकारो गुलमस्तु तस्मात पाकम ना गच्छति, कि भाई इसलिए गुलम में, गुलम भाई जो है विवर में घूमती है जैसे जल में
बुदबुद बनकर घूमते हैं, मतलब बुलबुले जैसे होते हैं। इन विशिष्ट प्रकारों से गुल्म होने से वह पकता नहीं, किंतु विदृति मांस और रक्त की बहुलता होने से वह पाक को प्राप्त होती है। और गुल्म मांस शोणि से रहित होने के कारण कारण पकता नहीं। तो अगर आपको पूछा जाए कि गुल्म का पाक क्यों नहीं होता, तो उसका कारण ये है, मांस शोणित हीनत्वात् गुल्मम पाकम ना गच्छति। इसको रेफरेंस बना लेना, ठीक है। गुल्म में पाक नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये मांस और शोणित इसमें हीन होता है, इसलिए इसमें पाक नहीं होता। ठीक है, आइए जरा आप आगे दोस्तों। ये सेम रेफरेंस अष्टांग हृदय ने भी असाध्यता का बता रखा है। ये जो है एक विदर्दी बच जाती है, जो सिर्फ बच्चों में पाई जाती है बेटा, ठीक है। और ये बच्चों में पाई जाती है। और ये है क्या, ये पढ़ते हैं जरा। अथ मज्जा परिपाको घोरा समुपजायते, बोला मज्जा का परिपाक हो जाता है घोर समुपजायते। सो अस्थि मास निरोधेन द्वारम न लभते यथा, बोला कि अगर मज्जा का पाक हो जाए, मज्जा कहाँ होती है, बोन के बीच में, ठीक है। अब मज्जा में पाक हो गया, वहां पस गिर गई। अब वो पस बेटा निकलने की कोशिश करेगी, तो सबसे पहला बैरियर कौन है उसके पास, बोन। बोन को तोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर वो पस ने अपना, क्योंकि पस को ड्रेनेज बनाना होता है, पस अपना रास्ता ढूंढती है, ठीक है। उसने क्या किया कि बोन को जैसे तैसे करके जैसे तैसे करके उसने बोन को पियर्स कर दिया, ठीक है। जैसे उसने पियर्स किया, तो उसके बाद होगा क्या, अगला अवरोध किसका है, वो है मांस का। तो जो ये हम कर रहे हैं जी, सुश्रुत निदान स्थान 9th चैप्टर, विदृति वाला सबसे अंतिम श्लोक पे है। अच्छा, अथ मज्जा परिपाको गोरा समुप जाए थे, कि भाई मज्जा का परिपाक बहुत खतरनाक हो जाए तो किसका कौन अवरोध करेगा, मज्जा तो बोन के अंदर है। तो अस्थि मास निरोधेन, अब उसको द्वार मिलता नहीं है, द्वारम ना लभते। तथा सा व्याधीन तेन ज्वलन एव दह्यते, मतलब पेशेंट को फिब्राइल 103 3 104 4 बुखार होता है, ठीक है। बच्चों में होता है। आज एक बच्चा है, पता नहीं वो मेरे को दिखा नहीं, उसकी बहन दिखती है आजकल। उसका नाम था, क्या नाम था, रोड़ा सा ही था वो, जब मैं प्राइवेट में प्रैक्टिस करता था। तो वो एब्सेस है, तो वो ज्वलनन एव दह्यते, जैसे किसी ने आग लगा दी हो ऐसा उसको दहन होता है, ठीक है। फिर अस्थि मज्जा उष्मणा तेन शीर्यते दहे मानवत विकारो, इसको हाईलाइट कर लेना, रेफरेंस बना, विकारा शल्य भूतो अयम क्लेशेद आतुरम चिरम, कि भाई ये ऐसा विकार है, क्योंकि उस टाइम पे तो एक्सरे होते नहीं थे जब ये बुक लिखी गई है ना। तो बोला विकारो शल्य भूतो अयम, बोले शल्य भूत ऐसा विकार है, क्लेशेद आतुरम चिरम, बंदे को समझ ही नहीं आएगा ये किसके लिए बोला गया, कि लंबे समय तक तंग रखता है। ये आपकी ये बड़ी अस्थिगत विधृति की बात की गई है। फिर अथस्य कर्मणाम व्याधि द्वारम तू लभते यथा, कि अगर अगर आपको ऑस्टियोमाइलिटिस वाला पेशेंट आपने देख रखा होगा, सेम ऐसा स्राव निकलता है उसके, ठीक है। बोला अथ अस्य कर्मणाम व्याधि द्वारम, की बोला इन सारे कामों से जब व्याधि ने अपना द्वार ढूंढ लिया, मतलब पस को ड्रेनेज साइड चाहिए, वो स्किन के ऊपर ड्रेन होगी ही होगी, ये कन्फर्म है। अंदर नहीं सूखती है वो, अनटिल अनलेस वो ट्यूबरकुलर एब्सेस ना हो, ठीक है। ट्यूबरकुलर एब्सेस एटीटी चलाने से अंदर ही सूख जाती है, ठीक है। अब आइए, अथस्य कर्मणाम व्याधि द्वारम तू लभते यदा, कि अगर उसने पस ने अपना द्वार ढूंढ लिया, ततो मेद प्रभवा, अगर आपको याद हो ओस्टियोमाइलिटिस में कैसा निकलता है, जैसे पनीर जैसे निकलता है ना, पनीर की तरह निकलता है स्राव, कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है बेचारे को, जिसको एक बार हो जाता है ना। देखो, मेद प्रभा स्निग्धम शुक्लम शीतो अथ गुरु, ठीक है। अब आप ओस्टियोमाइलिटिस में आप देखना सिक्रीशन कैसी होती है, ठीक है, कंटिन्यूटी में जो निकलती रहती है, ऐसे भुरभुरा जैसा, ऐसा लगता है हड्डी खुर खुर के निकल रही है अंदर से। मेद प्रभवा स्निग्ध शुक्ल शीतो अथ गुरु भिन्ने अस्थिनि निसर्वेत पुय एतत अस्थिगतम विदुई,
कि भाई अगर ऐसा शराब निकलना शुरू हो गया, देखो एक्सरे नहीं थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसा दोस्तों शराब निकलना शुरू हो गया तो इसको मान लो कि भाई ये क्या है, ये आपका ओएम का लक्षण है, ओस्टियोमाइलाइटिस हो चुका है। ठीक है। विदृधि शास्त्र कुशला सर्व दोष रुजावहम, कि भाई सब दोषों से युक्त और भयंकर रुझा देने वाली, ये रेफरेंस फिर पूछा जाएगा आपको। ये इसमें मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्वलन एव दह्यते एक इंपॉर्टेंट है, विकारो शल्य भूत क्लेशे दातुरम चिरम ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ओएम के सिम्टम बता रखे हैं, मेद प्रभव स्निग्ध शुक्ल शीतोवत गुरु भिन्ने अस्थि न निसर्वेत पूयम एतद अस्थि विदु। ठीक है कि भाई ये पूय होता है। और सर्व दोष रुजाभम ये किसके लिए बोला गया? अस्थि विकृति के लिए। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर सारा का सारा खत्म होता है। आइए जरा अब नेक्स्ट चैप्टर पे। इन्होंने ना विमर्श में इन्फेक्टिव ऑस्टियोमाइलाइटिस बताया। इन्फेक्टिव ऑस्टियोमाइलाइटिस तो बाद में बना, ऑस्टियोमाइलाइटिस तो यहाँ बना जब उसने बाहर को रास्ता ढूंढ लिया, जब तक वो अंदर है। ठीक है। तो पेरियोस्टियल एब्सेसिस जो होती हैं हमारी, ठीक है, वो भी इसमें इसी में काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है। मतलब पेरियोस्टियल तो बोन के बाहर हुई, लेकिन वहां पे भी इसको शेल तोड़ने में टाइम लगता है। फिर आइए आगे, नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विसर्प नाड़ी स्तन रोग निदान। जब दोस्तों विसर्प नाड़ी स्तन रोग निदान की बारी आती है, तो चरक ने चिकित्सा स्थान 21 चैप्टर में और अष्टांग हृदय ने निदान स्थान 13th चैप्टर में इसका वर्णन कर रखा है। जब विसर्प की भेदों की बारी आती है, विसर्प भेद, है ना, चरक ने भेद बताए हैं 7। ठीक है। 7 कौन से हैं भाई? वातज पित्तज कफज सन्निपातज, इसके अलावा वात पित्तज पित्त कफज और आपका वात कफज। ठीक है, मतलब द्वंद्वज भी मान रखे हैं। इस तरीके से 7 हैं। फिर जब बारी आती है भाई भागवत की या अष्टांग हृदय की, इन्होंने 8 माने हैं। 7 प्लस क्षतज, क्लियर है? 7 प्लस क्षतज भागवत ने बताए हैं। फिर आता है आपका शारंगधर। शारंगधर ने माने हैं 9। 8 प्लस अग्नि दग्धज, अग्नि दग्ध। ठीक है। और भाई सुश्रुत ने कितने माने हैं? सुश्रुत ने 5 माने हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है क्षतज विसर्ग का वर्णन किसने नहीं किया? बंदे सिर्फ भाई सुश्रुत को बोलते कि सुश्रुत ने कर रखा, बाकी उन्होंने नहीं। आंसर्स भाई नहीं किया में से चरक है। ठीक है। क्षतज अभिघातज विसर्प का वर्णन नहीं किया, किसने? चरक ने। बाकी सबने किया है, सुश्रुत ने किया, भागवत ने किया है ना, शारंगधर ने किया है। तो क्षतज विसर्प का वर्णन सबने कर रखा है। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है। आइए जरा आप आगे। अच्छा आइए जरा सबसे पहले कि इसमें दूष्य का क्रम क्या चलता है। बोला त्वचा मांस शोणित गता कुपितास्तु दोषा, कि बोला त्वचा मांस और रक्त। ठीक है। तो इसको हम, मैं अगर सीक्वेंस में करूं, मैं त्वचा को, रस को त्वचा ही बोला जाता है बहुत ज्यादा सारता के संदर्भ में, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, तो वहां पे त्वचा ही शब्द दिया गया है, रस नहीं बोल रखा। तो त्वचा, रक्त, मांस, कुपिता दोषा सर्वांग सारिणा इह स्थितम आत्मलिंगम व कुर्वन्ति विस्तृत अन्न उन्नतम आशु शोफम तम। इसको गोला कर लेना। ठीक है। कैसा शोफ है दोस्तों ये? विस्तृत। फिर अन्न उन्नत मतलब ज्यादा उभरा हुआ नहीं, आशु मतलब जल्दी जल्दी शीघ्र फैलने वाला, शोफ जो है तम सर्वतो विसरणात विसर्पमाहु, ये विसर्प है। फिर आइए आगे विसर्प का। भाई बातज पित्तज कफज, देखो बात आत्म को असित मृदु, कि भाई जो बातज वाला है वो कैसा है? असित है, मृदु है। परुषो अंग मर्द संभेद तोद पवन ज्वर लिंगम। ठीक है। तो बातज वाला कैसा होगा? असित वाला। कोई याद करने की जरूरत नहीं, परुष है, भेद, तोद। तो बातज ज्वर किसके समान लक्षण मिलेंगे? पवन ज्वर लिंगम। ठीक है, कि बातज ज्वर के समान इसके लक्षण मिलेंगे। ये कौन सी है? बातज विदृति। अब इसकी वर्जनीय विदृति कौन सी है? गंडेर यदा तू विष में
बातज वाली विसर्प, सॉरी ये बातज विसर्प है। बातज विसर्प में असाध्य कौन सा है? गंडेर यदा, कि भाई अगर गंड होगा, विस्फोट होगा, विषमे अति दूषित, कि भाई इसमें अगर भाई गंड होंगे और विषम होंगे, सारे के सारे विषम गंड होंगे, तो उसको क्या समझा गया है? वर्जनीय। ठीक है, तो ये असाध्य वाला आ गया। फिर आइए आगे, पित्तर। बाकी सारे लक्षण पित्त के समान है, देखो। धूर्त गति, फिर ज्वर, दाह, पाक, स्फोट, भेद, है ना। क्षत प्रकाशा, गोला कर लेना। क्षत प्रकाशा, कि भाई क्षत के समान, क्षत मतलब रक्त के समान, जहां पे क्षत के बाद जो ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद होता है, ठीक है। क्षत प्रकाशा, दोष प्रवृद्धि, हत मास सिरो स्याद, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका असाध्यता का लक्षण है स्रोतज कर्दम निभो, ना तदा सा सिद्ध्यते। स्रोतज कर्दम निभो होगा तो पित्तज विसर्प असाध्य है। ठीक है, गंडेर यदा वाला होगा, विषम गंड होंगे तो बातज विसर्प असाध्य है। फिर आइए कफज वाला। मंद शीघ्र पाका, स्निग्ध सित शब्यतु, अल्प रुक, उग्र कंडू, कि भी रुजा तो अल्प होगी लेकिन भाई कंडू उग्र होगी। ये किसका है? कफज वाले का। फिर सन्निपातिक वाले का क्या लक्षण लिख रखा है? सर्वात्मकम त्रिविध वर्ण रुजाव गाढ़ा, पक्वो न सिद्ध्यति च, मांस सिरा प्रणाशात, इसको गोला कर लेना। पक्वो न सिद्ध्यति सिरा, मांस सिरा प्रणाशात, कि मांस और सिरा का भाई नाश करने की वजह से। फिर आइए, सद्य क्षत व्रणमुपेत्य नरस्य पित्तम रक्तश्च, दोष बहुल्य करोति शोफम, कि बोला क्षतज जो विसर्प है उसमें क्या होगा? कि भाई ओबे से क्षत है तो वहां पे रक्त की दृष्टि होगी, पित्त की दृष्टि होगी, समान धर्मा है। तो भाई क्षत व्रण में पित्त और रक्त की दृष्टि हुई, कहानी क्या होगी? शोफ उत्पन्न हो गया। श्यावम सलोहितम, अति ज्वर, दाह मास, दाह पाक स्फोटे, कुल्थ सदृशे, गोला कर लेना इसको। ठीक है, किसके समान शराब निकल रहा है? कुल्थ के सदृश। असिते किरणम, कि असित काले वर्ण का कुल्थ के स्वरूप श्राप निकल रहा है। ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है हमारा, ये लक्षण है क्षतज विसर्प का। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आई? कि विसर्प में बातज वाला विसर्प है, बाकी सारा आसित तो सुत है, परुष पुरुष है, और किसके समान लक्षण मिलेंगे? ये चीज याद रखना, बातज ज्वर के समान, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, किसी डिजीज का रेफरेंस या किसी का लक्षण किसी और के ऐसे लिखा कि उसके लक्षण कृमि हृदय रोग के समान है, तो उसको याद रखना है किसके लक्षण है कृमि हृदय रोग के समान। ठीक है, कृमि सर्दी के लक्षण किसके समान होंगे? कृमि हृदय रोग के समान होंगे। मतलब इस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से बातज विसर्प के लक्षण किसके समान होंगे? बातज ज्वर के समान। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बातज ज्वर के, बातज विसर्प के लक्षण किसके समान हैं? बातज ज्वर के समान। ठीक है, फिर अगर गंड, विषम गंड उत्पन्न हो जाए बातज विसर्प में तो ये असाध्य है। पित्तज वाले में स्रोतज कर्दम नींबू के समान शराब निकलना शुरू हो जाए, इसको क्या समझना चाहिए हमें? भाई असाध्य है। फिर भाई सन्निपातिक वाला, पकवो ना सिद्धति, और क्यों? मांस सिरा प्रणाशात, मांस और सिराओं को विनाश कर देने से। फिर क्षतज वाले में हमने क्या पढ़ा? एक लक्षण। अच्छा, क्षत प्रकाश श्राव किसमें निकल रहा है? पित्तज विसर्प में। और कुल्थ सदृश किसमें निकल रहा है? क्षतज विसर्प में। इसको गोला कर लेना। फिर आइए आगे, साध्य साध्यता। देखो, मतलब सिद्ध्यंती बात कफ पित्त कृति विसर्पा, कि भाई सिद्ध्यंती मतलब बातज पित्तज कफज कैसे होती है? साध्य होती हैं। फिर क्षतज और सन्निपातज कैसे होती है? ना सिद्ध्यति। सर्वात्मका क्षतकृतश्च ना सिद्धम इति, ये सिद्धि को प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, तेल अनिल वापी च दर्शित पूर्वलिंगो सर्वे च, की बोला है कि इनके जो पीछे जो हमने बातज आदि के लक्षण पढ़े, बातज आदि के लक्षण जैसे विषम गंड जो है बातज वाले का साध्य है, स्रोतोकर्तम निवा जो है वो किसका साध्य है? पित्तज वाले का साध्य है। बोला कि वो लक्षण दिखे साथ में परमसु भवंती ही कृच्छ साध्या। ठीक है, भाई मर्म स्थानों में उत्पन्न हुआ विसर्प कैसा है? कृच्छ साध्य। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टार बना के, क्या?
मर्म स्थान में उत्पन्न, मर्म स्थान में उत्पन्न विदर्दी और विसर्प कृच्छ साध्य। यूजुअली मर्म स्थान का जब भी वर्णन आता है तो डिजीज कैसी होती है बेटा? असाध्य। ठीक है। यूजुअल कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि जब भी मर्मों का जगह की मर्म वाली जगह में ये हो गया तो असाध्य, वो हो गया तो असाध्य, जो भी डिजीज हमारी मर्मों को पकड़ लेती है। लेकिन विदर्दी और विसर्प के संबंध में क्या लिखा है इन्होंने कि ये कैसी हैं? कृच्छ साध्य। क्लियर है? अब ये साध्य साध्यता जो है अष्टांग हृदय की, लिखो। अष्टांग हृदय। ठीक है। वातज पित्तज कफज ये साध्य हैं। ठीक है। विसर्प जो है। दूसरा द्वंदज, द्वंदज मतलब बात पित्तज पित्त कफज। ठीक है। द्वंदज बिना उपद्रव के, बिना उपद्रव के ये भी कैसी हैं? साध्य। अब तीसरा सनिपातज, सनिपातज मतलब इनको डबल एस भी लिख सकते हैं आप, मतलब एस से सनिपातज, एस से क्षतज। ठीक है। सनिपातज और क्षतज ये असाध्य। क्लियर है? फिर आओ अगला, मर्म जिसका सिरा स्नायु और मांस क्षीण हो गया हो, सिरा स्नायु मांस क्षीण हो गया है। साथ में इसके जो इंपॉर्टेंट शवगंधी हो। ठीक है। ये भी कैसे होंगे दोस्तों? असाध्य। ये अष्टांग हृदय की साध्य साध्यता है। ठीक है। ये अष्टांग हृदय की है कि उन्होंने बोला कि त्रिदोष बातिर पित्तर कफज जो है, एक दोष जो है ये साध्य है। द्वंद्वज बिना उपद्रव का है तो भी साध्य है। क्षतज और सन्निपातज असाध्य है। फिर मांस सिरा स्नायु, सॉरी मर्म सिरा स्नायु और मांस जिसका शीर्ण हो गया हो, मर्म प्रदेश पे हो, मां सिरा स्नायु और मांस जिसका शीर्ण हो गया हो, जो शबगंधी हो, ये असाध्य है। ठीक है। आइए जरा अब आगे। ये हमारा हो गया विसर्प। विसर्प के बाद अगला शब्द क्या था? नाड़ी, और उसके आगे स्तन रोग। ठीक है। शोभम न पक्वमिति पक्वोपेक्षिते यो यो वा व्रणम प्रचुर्यात, कि भाई जो शोफ पाक को प्राप्त नहीं हुआ था लेकिन जब पक्व हुआ तो उसकी उपेक्षा कर दी कि भाई उसको छोड़ो, परे उसको क्या ट्रेन करना खुद, तो उसने नाड़ी बना देनी है, मतलब साइनस बना देगा वो। तो शोफम ना पक्वमिति, कि भाई शोफ में पाक नहीं होता। फिर या फिर शोफम ना पक्वमिति कि वो शोफ का पाक नहीं हुआ। पक्वम उपेक्षित, अच्छा अच्छा, ये पता क्या है? कि भाई शोफ में पाक नहीं हुआ और इस तरीके से इस गलती से पक्व की उपेक्षा कर दी। यो यो वा व्रणम प्रचुरम, प्रचुर पुय असाधु वृता, उसमें प्रचुर मात्रा में पुय हो जाती है। अभ्यंतर प्रविशति प्रविदार्य तस्य स्थानानि पूर्व विहितानि तथा सापुय, कि भाई ये अभ्यंतर में प्रवेश होकर भाई एक ट्रैक बना लेता है जिसको हम नाड़ी व्रण बोलते हैं। फिर तस्य अतिमात्र गमनाद गतिरिति नाड़ी इव यद बहती तेन मता तू नाड़ी। अब ये कितने प्रकार की है? दोषे त्रिभीर भवति, पृथक एकशा समूर्छते अपि च शल्य निमित्तो अन्या, कि भाई वातज पित्तज कफज, यहाँ पे पढ़ने से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हमें पांच भेद दिखाई देते हैं। कितने भेद दिखाई देते हैं? पांच भेद दिखाई देते हैं। कैसे? वातज पित्तज कफज सन्निपातज और शल्य निमित्तज। ठीक है। या अगंतुज भी बोल दो उसको। इस तरीके से नाड़ी हमें पांच तरीके से दिखती है। लेकिन बंदे क्या बोलते हैं कि भाई ये आठ प्रकार की है, लेकिन ये आठ प्रकार का संदर्भ हमें देखने को नहीं मिलता है। जब हम आगे पढ़ेंगे लक्षणों को भी तो इसमें भी सिर्फ पांच के ही लक्षणों का वर्णन है। आइए जरा कौन से?
सबसे पहले आती है बातज नाड़ी। तत्र, नाड़ी मतलब साइनस है ना। तत्र अनिल, अनिल बात की वजह से जब भी होगा बेटा, या तो परुष होगा, रूक्ष होगा, भेद होगा, तोद होगा, है ना, पेन वाला होगा। यही लक्षण सारे मिलेंगे, ठीक है। देखो, तत्र अनिल, अनिलात्मक, तो अनिल वाला कैसा है, परुष, सूक्ष्म मुखी, सशूला, हाईलाइट करना, फेन अनुविद्धम अधिकम स्रवती, उसमें झाग के साथ शराब निकलेगा। और कब निकलेगा, क्षपायाम। क्षपायाम का मतलब क्या हुआ, क्षप बोलते हैं रात को, रात्रि के समय फेन युक्त ज्यादा शराब निकलेगा। वो किसका लक्षण है भाई, हमारे पास बातज नाड़ी का। पित्तज वाले में क्या मिलेगा, पित्त वाले लक्षण क्या, तृष्णा, तृष्णा, प्या भाई, दाह दुह, वो लक्षण सारे देखो। तृष्णा, ताप, तोद, सदन, ज्वर, वेद। पीतम स्रव्यते अधिकम, ठीक है। तो कैसा शराब निकल रहा है कि भाई, पीतम स्रवते अधिकम उष्णम अहसु। अहसु का मतलब क्या होता है, अह बोलते हैं दिन को, दिन को शराब निकलेगा। कैसा भाई, आपका पीत वर्ण का शराब निकलेगा। फिर आइए आगे, इक्षपायाम, रात्रि नहीं बोलते हैं, मतलब ये रात्रि की शुरुआत होती है, जैसे संधि काल होता है ना, रात और दिन का संधि काल, उसको क्षपायाम बोलते हैं बेटा, ठीक है। और यह पित्तज वाले की कब होगी, आहसु में। कफज वाले की कब होगी, रात्रि श्रुति। फिर आइए, दोष द्वया अभिहिता दर्शन, लक्षण दर्शने तीसरो गतिर, भाई दो दो दोषों के उक्त लक्षण होंगे, बोला तीन तीन दोषों के। अगला आता है हमारा सन्निपातज का लक्षण। कहाँ पे, नेक्स्ट श्लोक में देखो। सन्निपातज है तो उसमें बात पित्त कफ तीनों के लक्षण मिलेंगे। देखो, दाह, दाह, ज्वर, श्वसन, मूर्छन, वक्रशोष। देखो, दाह पित्तज आ गया, ज्वर पित्तज आ गया भाई, मूर्छा पित्तज आ गया, वक्त्र शोषश्च यस्या भवन्ति अभिहितानि तस्माद् पवनादि, पवन पित्त प्रकोपाद घोरम, घोरम आंसू क्षय करी, कि जो जल्दी ही प्राणों को नष्ट करे। काल रात्रिम, काल रात्रि के समान जो जल्दी ही प्राणों को नष्ट करे, ये किसको लिए बोला गया, ये काल रात्रि के समान सन्निपातिक नाड़ी के लिए, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना। अब आता है आपका शल्यज नाड़ी। शल्यज नाड़ी कहने का मतलब जिसमें फॉरेन बॉडी रह गई है, ठीक है, जिसमें फॉरेन बॉडी रह गई है। प्रनस शल्य वाला हमने जो चरक सुश्रुत सूत्र स्थान में पढ़ा हमने, प्रनस शल्य का वर्णन, वही प्रनस शल्य अगर अंदर रह जाए, उसके बाद वो नाड़ी बनाएगा। शल्यज नाड़ी का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई क्या होगा, भाई नष्टम यद किंचित, भाई अनुमार्गम उदीरते स्थानेषु शल्य चिरेण गतिम करोति, कि शल्य बड़े लंबे समय तक अगर अंदर रहा, सा फेनिलम, उसमें श्राव कैसा निकलेगा, फेनिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सहसा स रुजा च नित्यम, बोला एकदम से और रुजा के साथ होगा, क्योंकि उसने एकदम से पहले पस इकट्ठी करेगा, फिर उसके बाद ये इस पस को निकालेगा। तो ये सहसा स रुजा नित्यम, ठीक है। आइए जरा आप आके, तो ये हमारे पास कौन सी नाड़ी आ गई, शल्यज नाड़ी आ गई। तो काल रात्रि किसके लिए बोला गया, और एक शब्द लिख लेना, काल रात्रि चरक ने बोला है एक, किसको, अकाल निद्रा, अनिद्रा का, अकाल निद्रा या अनिद्रा। और दूसरा सन्निपाती नाड़ी सुश्रुत ने बोला है, काल रात्रि, ठीक है लक्षण।
तो शल्यज नाड़ी जो है उसमें सहसा स रुजा च नित्यम, एकदम से रुजा के साथ वहां पे स्राव होता है। अब आगे आते हैं स्तन रोग। अब स्तन रोगों के बारे में क्या लिख रखा है, यावत्यो गत्यो येष्ट कारण संभवंती ही, कि बोले जो नाड़ी रोगों के कारण हैं वही तवंता स्तन रोग सयूर स्त्री नाम तेरे हेतु भी, कि वही कारण जो है स्त्रियों में भाई स्तन रोगों के कारण होते हैं। अब स्तन रोग जो है वो किनको होते हैं, कन्याओं को होते हैं? नहीं, किनको होते हैं? जो मदर्स होती हैं, ठीक है। धमनियां संवृत द्वारा कन्या नाम स्तन संश्रिता, कि भाई कन्याओं में स्तन रोग क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी धमनियां जो हैं वो कैसी होती हैं? संवृत, संवृत मतलब क्लोज्ड, ठीक है। दोष विसरणा तासाम ना भवंती स्तन नाम्या, कि दोष विसरण होगा ही नहीं, इसलिए उनको स्तन रोग नहीं होते। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालिकाओं में, कन्याओं में सॉरी, स्तन रोग क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे विस्तार ही नहीं होता। तासाम ए प्रजाता नाम गर्भिणा नाम च पुनः स्वभावेद विवृता जायन्ते, बोला प्रजाता है जो जिसने बच्चा पैदा कर दिए, जो गर्भिणी है, इनके स्वभाव से ही विवृत हो जाती हैं धमनियां, जो स्तनवाही, स्तन्यवाही, ठीक है। तो उसी को ये जो है ब्रेस्ट वाली डिजीज पैदा होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है स्तन्य का वर्णन। देखो स्तन्य और स्तन ये दोनों अलग है। स्तन जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू को बोलते हैं, मैं बड़ी बार बोल भी चुका हूं, और स्तन्य जो है दूध को बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे स्तन्य की परिभाषा दी गई है। स्तन्य है क्या? बोला रस प्रसादो, बोला रस का प्रसाद रूप, जो मधुर है, पक्वाहार निमित्त जा, पके हुए आहार के कारण मिलता हमें, कृत्सन देहात कृत्सन देहात मतलब, कृत्सन मतलब पूरे देश में, मतलब पूरी जगह में, ठीक है। कृत्सन देहात, देहात मतलब देह में, स्तनो प्राप्ता स्तन में प्राप्त होता है सारे शरीर से, जो भी रस का प्रसाद भाग जो मधुर है, जो पकव हुए आहार के बाद हमें देखने को मिलता है, उसको स्तन्य बोलते हैं। अब ये स्तन्य कैसा होता है? बोला जिस तरीके से मेल्स में सीमन होता है वैसा ही फीमेल्स में स्तन्य होता है। बोला विशेषतेषु अपि, ठीक है, गात्रेशु यथा शुक्रम ना दृश्यते, बोला जिस तरीके से गात्र में शुक्र दिखाई नहीं देता, लेकिन सर्वदेह आश्रित्वात शुक्र लक्षण उच्यते, क्योंकि ये सारे देह में आश्रित होता है, ऐसा शुक्र का लक्षण है। उसी तदैव चेष्टा युवते दर्शनात् स्मरणात् शब्द श्रम श्रवणात् स्पर्शात् प्रहर्षात्, इन सारे कारणों से जिस तरीके से सीमन बाहर निकलता है। तो सीमन बाहर निकलने की क्या है? पहला तदैव चेष्टा, एक नंबर। दूसरा युक्ति दर्शनात्, तीसरा उसका स्मरण करने से, चौथा शब्द का श्रवण करने से, पांचवा स्पर्श से, छठवां प्रहर्ष, सातवां सुप्रसन्न मनस, और आठवां हर्षण हेतु रुच्यते। तो ये शुक्र के निकलने के 8 हेतु बताए हैं, ठीक है। शुक्र निकलने के 8 हेतु, ठीक है। कितने हेतु बताए हैं दोस्तों? 8 हेतु बताए हैं शुक्र निकलने के, ठीक है। 8 हेतु कौन से? कि खुद चेष्टा करने से, युवती के दर्शन से, स्मरण से, शब्द स्वरण से, स्पर्श से, हर्ष से, सुप्रसन्न मन से, और हर्षण होने से। एक प्रहर्ष है वो मानसिक हर्ष है, ठीक है, एक हर्षण है, ठीक है। फिर आइए आगे फिर आइए अगला, आहार रस योनित्वादम एव स्तन्यम अपि स्त्रिया। फिर अब इसका स्तन्य कैसे निकलता है? तदैव अपत्य, अपत्य, अपत्य बोलते हैं बच्चे को, संस्पर्शाद एक नंबर। दूसरा दर्शनात्, बच्चे ने स्पर्श किया, दर्शन किया बच्चे का, स्मरण आया बच्चे का, ग्रहणस्य शरीर से शुक्रवत संप्रवर्तते। तो भाई हमारे पास 4 कारण आए, किसके? स्तन्य निकलने के, ठीक है। स्तन्य निकलने के कितने कारण बताए इन्होंने? 4 कारण, ठीक है, याद रहेंगे। अपत्य का संस्पर्श, उसका टच होने से, मतलब बच्चे ने टच किया माँ को, तो माँ को मिल्किंग हो जाती है। दर्शन करने से बच्चे का स्मरण आया, बच्चे को ग्रहण किया, तो शुक्रवत। और इन सब में कारण क्या है? स्नेहो, और इन सब में कारण स्नेहो निरंतर तत्र, कि भाई माता का स्नेह ही कारण है इन सारी चीजों में, ठीक है। आइए जरा अब आगे। अब हमें यहाँ पे पहले स्तन्य का वर्णन आगे, कि भाई ये रेफरेंस पूछा जाता है बेटा, रस प्रसादो मधुरा आहार पक्वाहार निमित्त जा, ये किसके लिए बोला गया? ये
रस प्रसादो मधुरा पक्वहार निमित्त जो रेफरेंस पूछा जाता है, ये स्तन्य के लिए बोला गया। आइए जरा अब आगे, आगे क्या बोल रखा है इन्होंने कि भाई दोष दुष्ट स्तन्य। दोष दुष्ट स्तन्य का मतलब है कि भाई हमने जो स्तन्य जो दूध था इसको दोष दुष्ट हो गया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसकी परीक्षा करने के लिए इन्होंने सिर्फ एक पानी का यूज किया है। ठीक है, पानी में अगर जो ऊपर तैरता रहे, प्लबते अम्बसी, प्लबते मतलब तैरता रहे, दूध डाला, दूध पानी के ऊपर ही तैरी जा रहा है, मिक्स ही नहीं हो रहा, तो वो कैसा है, बात दुष्ट है। अगर उसमें राज्य पीतिका बन जाएंगी, भाई उसमें रेखाएं बन जाएंगी पीले पीले रंग की, तो ये कौन सा है, पित्तज वाला है। और तीसरा कफज वाला, अबसीदती, अबसीद मतलब क्या होता है, डूब जाना। जो दूध पानी में डालते ही पानी ऊपर ही रह जाए, भाई दूध जाके बेस में चला जाए, वो उसको क्या समझना हमें, कि कफज है वो। ठीक है, तो आइए जरा इनको देखते हैं। तत्, भाई क्षाय रस, एक तो रस कैसा है इसका, बातज वाले का, क्षाय। ठीक है, बादात क्षिप्तम च प्लबते अम्बसी। प्लबते अम्बसी का कहने का मतलब जो पानी के ऊपर तैरता रहे। रस कैसा है इसका, क्षाय। पित्त वाले का रस कैसा है, आमलम स कटुकम। कैसा है, अमल और कटु रस वाला, इसको गोला करना। ठीक है, और क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि भाई उस पे राजियां बन जाएंगी, रेखाएं बन जाएंगी पीले रंग की। तो पीले रंग की रेखाएं बन रही हैं अगर पानी में, तो हमें क्या समझना चाहिए भाई, ये कैसा है दोस्तों, हमारा पित्तज वाला है। ठीक है, फिर आइए कफज वाला। कफज वाले में क्या होगा, कफज भारी होता है तो वो क्या होगा, अबसीदती। अबसीदती किसको बोलते हैं, डूबने को। देखो भाई, जले अबसीदती, सारी परीक्षा जल में कर रखी है, स्तन्य की, स्तन्य मतलब दूध की। ठीक है, देखो कफ वाला कैसा है, घन पिछलम च जले अवच अवसीदति। फिर सन्निपात वाला, सर्वे दुष्टे सर्वलिंगम अभिघातात दुष्यति, की भाई सन्निपात वाले में सारे लक्षण मिलते हैं। ठीक है, फिर आइए शुद्ध दुग्ध का लक्षण। अब शुद्ध दुग्ध का लक्षण क्या है, एक तो स्तन्य की परिभाषा बताई, शुद्ध दुग्ध कौन सा है, यत क्षीरम उदके क्षिप्तम एक ही भवती पांडुरम, कि बोला जिस भाई दूध में आपने पानी मिलाया या पानी में आपने दूध को डाला तो वो उसका एक ही भाव हो जाए, मतलब सेम दूध ही लगे, वो पूरा मिक्स हो जाए। ठीक है, मधुरम च अभिवर्णम च प्रसन्नम तद भी निर्देशित, कि भाई भाई कैसा है शुद्ध दुग्ध, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे हम। भाई यत क्षीरम उदके, तो ये जल में परीक्षा करते हैं, पांडु वर्ण का हो जाए, मधुर हो जाए। ठीक है, फिर आइए अगला अब आपका दोस्तों, स्तन रोग जो सबसे लास्ट में। अब स्तन, क्योंकि इन्होंने स्तन रोग का वर्णन करना था, बोले स क्षीरो व अपि दुग्धो व प्राप्य दोषो स्तनो स्त्रिया रक्त मासम च संदूष्य। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी दृष्टि होती है, सुश्रुत। तो किसकी दृष्टि होती है स्तन रोगों में, रक्त और मांस की दृष्टि। ठीक है, फिर आइए पंचानाम तेषाम तु हित्वा शोणित विदृतिम लक्षणानि समानानि बाह्य विदृति लक्षण, कि इसको गोला कर लेना, कि सभी स्तन रोगों की, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कि स्तन रोगों की लक्षण किसके समान है, कितने स्तन रोग हैं। इन्होंने पीछे बताया था कि जितने नाड़ी, ये हमने पीछे श्लोक पढ़ा ना, ये वाला। ठीक है, श्लोक नंबर 15 में, कि भाई जितनी भाई गतियां, गतियां मतलब नाड़ी रोग हैं, उतने ही स्तन रोग हैं। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट श्लोक में मैंने बोला कि 5 ही आंसर लगता है, 8 आंसर नहीं लगता। यहाँ पे लिख रखा है पंचानाम तेषाम तो हित्वा शोणित विदृद्वी लक्षणानि समानानि बाह्य विदृति लक्षणम, कि भाई जो ये है हमारे पास, जो ये हमारे पास है, क्या नाम है इसका, 5 प्रकार के जो विदृतियां हैं, विदृतियां हमने कितने प्रकार की पढ़ी थी, 6 प्रकार की विदृतियां पढ़ी थी दोस्तों। पीछे हमने 6 प्रकार की विदृतियां पढ़ी थी ना, कल पढ़ी हमने। जो बाह्य विदृतियां 6 प्रकार, अभ्यंतर तो हमने स्थान पढ़े हैं 9, लेकिन बाह्य विदृतियां कितनी थी, 6 प्रकार की। तो यहाँ पे जो ये जो बता रखा है इन्होंने 5, कि भाई शोणित विदृति को छोड़कर, भाई रक्तज विदृति वाली को छोड़कर बाकी सारे लक्षण बाह्य विदृति के समान है। कहने का मतलब भाई विदृति के, बाह्य विदृति के समान लक्षण मिलते हैं किसके, भाई स्तन रोगों के। कौन सी विदृति को छोड़ के, रक्त विदृति को छोड़ के बाकी सारे बाह्य विदृति के समान लक्षण मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमें ये पता चला कि विसर्प के, अब मैं इस पिछले चैप्टर में पीछे जाता हूं, तो विसर्प के कितने भेद हैं मान रखे हैं, विसर्प, चाहे नाड़ी, चाहे स्तन रोग, तीनों के भेद कितने हैं दोस्तों, 5। याद रहेगा आपको, 5 5 ही हैं। और पांचों के पांचों भेदों का नाम क्या है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्षतज।
ठीक है। पांचों भेद कौन से? वात पित्त कफ सनिपातज और क्षतज या अगंतुज, इसको अगंतुज भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अब आपको याद रहेगा विसर्प नाड़ी और स्तन रोग। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है ग्रंथि अपची अर्बुद और गलगंड। ठीक है। इसके बारे में अब हम कल हम क्लास नहीं करेंगे, परसों हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल ट्रेवलिंग डे होगा, तो परसों हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।